नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। इस वीडियो में पढ़ेंगे विराम चिन्हों का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है और दोस्तों आपकी सामान्य परीक्षाओं जैसे 10वीं 12वीं के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो अपन इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो विराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ये सब जानते हैं, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। वाक्यों को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। ठीक है, वाक्यों को बोलते समय या लिखते समय हमें बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, भाषा स्पष्ट और अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं, उसको बोलते या लिखते समय हमें थोड़ा बीच में रुकना पड़ता है, जिससे क्या होता है, भाषा जो होती है हमारी वो स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसको यानी हम बीच में रुके हैं या ठहरे हैं, उसको दिखाने के लिए क्या दोस्तों, हम कुछ चिन्हों का प्रयोग कहते हैं। उसके लिए दोस्तों हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्हों का विराम का क्या अर्थ होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब ठीक है, विराम चिन्हों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम पूर्ण विराम। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह। ये किस प्रकार से होता है, एक सीधी लाइन रहती है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम दोस्तों? विराम चिन्हों का प्रयोग हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर होता है। पूर्ण विराम का पहला प्रयोग कहाँ पर होता है? वाक्य की समाप्ति पर। जैसे देखिए, राम खेलता है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहाँ पर होता है इसका? शीर्षक के अंत में भी प्रयोग होता है। शीर्षक के अंत में भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, और यहाँ पर आखिरी में पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, तो ये दो पॉइंट हैं। विराम, पूर्ण विराम कहाँ पर प्रयोग होता है? वाक्य समाप्ति पर, और दूसरा है शीर्षक के अंत में भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं अल्प विराम। तो दोस्तों अल्प विराम का चिन्ह कैसा रहता है? ये इस टाइप से रहता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? हाँ और नहीं के बाद। ठीक है, पहला कहाँ पर होता है इसका प्रयोग? हाँ और नहीं के बाद। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, हाँ उसके बाद अल्प विराम लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार नहीं, मैं नहीं लिख सकता हूँ। इस प्रकार से हाँ और नहीं के बाद इसका प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? पत्र में अभिवादन और समापन में। जैसे दोस्तों देखिए, भवदीप के बाद ये अल्प विराम लगा है, मान्यवर के बाद ये अल्प विराम लगा है। ठीक है, तीसरा कहाँ पर होता है इसका? एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर। जैसे एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो वहाँ पर होता है। जैसे भागो भागो भागो, उसके बाद बीच में ये अल्प विराम लगा है, फिर भागो। ठीक है, इस प्रकार चौथा कहाँ पर होता है? तीसरा आपको क्लियर हो गया, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर। ठीक है, और चौथा कहाँ पर होता है? क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ। क्रिया विशेषण जैसे उसने गंभीर चिंतन के बाद, ये क्या है? क्रिया विशेषण वाक्यांश है, इसके बाद भी ये प्रयोग होता है। ठीक है, तो या अल्प विराम कहाँ पर? ये 4 जगह प्रयोग होता है। पहला होता है हाँ और नहीं के बाद, दूसरा पत्रों में अभिवादन और समापन में, तीसरा होता है एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर। ठीक है, पुनरावृत्ति याद रखिए। ठीक है, उसके बाद चौथा कहाँ पर होता है? क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ। ठीक है, ये 4 पॉइंटों में अल्पविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अर्धविराम। तो दोस्तों अर्धविराम का चिन्ह किस प्रकार से होता है? ये इस टाइप से होता है। यहाँ पर देखिए आप, इस टाइप से ये अल्पविराम का ये नीचे ऊपर एक बिंदी और लग जाती है, ये अर्धविराम होता है। ठीक है,
एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में। मतलब दोस्तों एक वाक्य रहेगा मुख्य, उसके ऊपर आधारित और वाक्य रहेंगे, वहां पर होगा। जैसे देखिए, जब तक हम गरीब हैं, उसके बाद ये अर्धविराम का चिन्ह, बलहीन है, उसके बाद फिर अर्धविराम का चिन्ह, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये जो दो वाक्य हैं ये किस पर ऊपर आधारित हैं? इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या है? ये अर्धविराम का प्रयोग किया है। जैसे मुख्य वाक्य क्या है? ये है, जब तक हम गरीब हैं, उसके बाद अर्धविराम, उसके बाद दोस्तों अर्धविराम का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद लिख दिया बलहीन है, उसके बाद यहाँ पर फिर अर्धविराम का प्रयोग किया गया, उसके बाद तब तक लिख दिया हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में, ठीक है। इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं। जो अर्धविराम होता है दोस्तों, अल्प विराम से कुछ अधिक होता है, मतलब अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसका बेसिकली यहीं पर प्रयोग होता है, एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ विराम चिन्हों का प्रयोग, इससे ज़्यादा आसानी से आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कठिन होते हैं, ठीक है। तो ये एक मुख्य वाक्य पर आधारित, तो दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ पर? एक मुख्य वाक्य पर आधारित रहने वाले वाक्यों के बीच में। यहाँ पर ये मुख्य वाक्य अपना ये हो गया, ठीक है। उसके ऊपर आधारित कौन कौन से? ये दो वाक्य हैं, ठीक है। ये दो वाक्य इसके ऊपर आधारित हैं, तो इनके बीच में हम यहाँ पर ये अर्धविराम का प्रयोग किया, ठीक है। दोस्तों क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला है प्रश्नवाचक विराम। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, आप सब जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य हैं उसके अंत में इसका प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप क्या कर रहे हैं और लास्ट में ये अपना प्रश्नवाचक विराम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? विवरण चिन्ह। ये इस प्रकार से रहता है, जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती हैं, वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्रिया के दो भेद हैं, यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह लगाया, सकर्मक और अकर्मक, उसके बाद पूर्ण विराम, ठीक है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, विवरण चिन्ह भी आसान है। जब किसी वाक्य के आगे बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, वहाँ पर क्या? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं संक्षेप सूचक। तो इसका चिन्ह कैसा होता है? ये गोला बन जाता है छोटा सा, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, लाघव चिन्ह भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाघव चिन्ह का ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि साइन कैसा होता है। संक्षेप सूचक भी यही होता है और लाघव चिन्ह भी यही होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए करते हैं। जैसे दिनांक को दी और ये लाघव चिन्ह लगा दिया, ये हो जाएगा अपना दिनांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर संक्षिप्त सूचक भी आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं हम। दोस्तों अगला है हमारा अवतरण चिन्ह, और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों लिया जाए, मतलब जब दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों उठा के हम अपने उसमें लिख देते हैं, तो वहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये हमेशा दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण और दोहरा उद्धरण। जब शीर्षक नाम और उपाधि, ये तीन चीज याद रखिए। जब शीर्षक, नाम और उपाधि ये लेते हैं तब हम एकल वाला लगाते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे, दिनकर हमने लिया, नाम शीर्षक उपाधि लेते हैं, तो वहाँ पर क्या? एकल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और दोहरा किसके लिए लगाते हैं? जब हम गद्यांश, पद्यांश और भाषण को ज्यों का त्यों लेते हैं, तो वहाँ पर दोहरा लगाते हैं, ठीक है। दोस्तों सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ गए होंगे। जब नाम, शीर्षक, नाम और उपाधि लेते हैं तो वहाँ पर एकल, और जब हम गद्यांश, पद्यांश या भाषण का कुछ भाग लेते हैं तो वहाँ पर दोहरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमने सीधा वाक्य लिया है, ठीक है। तो उस भाषण में था ये, ठीक है, हमने भाषण का ये वाक्य ले लिया है, तो हमने भाषण का वाक्य लिया है तो हमने ये दो वाला लगाया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे देखते हैं हम। अगला है दोस्तों उपविराम। तो दोस्तों ये अर्धविराम से भी अधिक ठहराव का बोध कराता है, अर्धविराम से थोड़ा सा अधिक ठहराव। विराम का चिन्ह कैसा रहता है, ये इस टाइप से दो विसर्ग टाइप का इसका चिन्ह रहता है। ये अर्धविराम से अधिक ठहराव का बोध कराता है। जैसे रश्मि धनु एक समीक्षा, रश्मि धनु के बाद हम थोड़े से रोके हैं, उसके लिए देखिए रश्मि धनु के बाद हम थोड़ा सा ज्यादा रोके, अर्धविराम से थोड़ा सा ज्यादा रोके, उसके बाद एक समीक्षा। तो ये यहाँ पर याद रखिए अर्धविराम से अधिक ठहराव का बोध कराता है, ठीक है, उपविराम। उसके बाद देखते हैं पाद चिन्ह। तो किसी शब्द या अंश के नीचे ध्यान आकर्षण के लिए लगाया जाता है, मतलब किसी शब्द के नीचे विशेष ध्यान देने के लिए ये लगाया जाता है। जैसे मोर को देखो, मोर के नीचे ये पाद चिन्ह लगा है, मतलब मोर यहाँ पर ध्यान आकर्षण के लिए लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा पाद बिंदु। तो अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण के अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। दोस्तों अरबी और फारसी शब्दों के विशेष उच्चारण के लिए ये शब्दों के नीचे लगाया जाता है। जैसे देखिए जमीन के नीचे लगा है, खिदमत के नीचे लगा है, जमानत के नीचे लगाया जाता है, ठीक है। जो सिंपल है, पाद बिंदु किसके लिए लगाया जाता है, अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण के लिए अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। अरबी और फारसी शब्दों के खास उच्चारण के लिए अक्षरों के नीचे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है समाप्ति सूचक। तो दोस्तों लेख व पुस्तक के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह किस टाइप से रहता है, ये इस टाइप से रहता है, ठीक है। और अगला देखते हैं दोस्तों हंस पद या त्रुटि चिन्ह। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय जब हम कुछ भूल जाते हैं तो उसे दोबारा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है तो दोस्तों उसका उदाहरण देखिए, जैसे वह कल जाएगा। अब दोस्तों हम भूल गए, आगरा लिखना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे आगरा, ठीक है। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विस्मरण चिन्ह कहते हैं। लिखते समय जब हम कुछ भूल जाते हैं, उसे दोबारा लिखना चाहते हैं, तो हम ये नीचे चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिख सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह किस टाइप से रहता है, ये इस टाइप से रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नया कुछ सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।